नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बहुत सुंदर रचना मैं और मैं। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक बहुत गंभीर चिंतन में हैं। उनके मित्र आते हैं, तब लेखक क्या कहते हैं कि वे बहुत गहरी सोच में थे और पांच मित्र थे, उनकी कथा शेख सादी की कथा के माध्यम से लेखक ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने बारे में न सोच करके जो हमेशा दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं उन पर व्यंग्य किया है लेखक ने। और हम सबके संबंध में सोचते हैं किंतु स्वयं को भूल जाते हैं। अपने प्रति कर्तव्य का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। बिल्कुल ये बात हमने पढ़ी पिछले वीडियो में। मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार से बचते हुए दूसरों को अच्छे काम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। शेख सादी की कहानी से लेखक ने ये बताने का भी प्रयास किया। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। अब देखो पुरानी बात क्या है, बहुत रोचक बात है। देखें आप, मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी। उन्हें अपने जीवन में देखो वे बहुत बार असफल हुए हैं कौशल जी। तो अपने जीवन में जो पहली असफलता मिली है, पहली का आशय ये है कि पहली के बाद कई असफलताएं उन्हें मिली है। पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाए। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल दिया अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए प्रेस खोला। साझी इनका जो पार्टनर था, साझेदार था, बड़ा चतुर था, बड़ा समझदार था। जो भी कर्जा लेता प्रेस के नाम लिखता रहा और आमदनी अपने नाम। कर्जा लेता वो प्रेस के नाम और जो भी आमदनी होती वो अपनी जेब में। तो प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। चौराहे पर आ गए। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपए छनका करते, यानी कि बहुत मेहनत हुई, फलीभूत भी हुई, खूब पैसे होने लगे, सेठों में गिनती होने लगी। और तभी क्या हुआ देखो, अचानक उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसी लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे। कारखाना मजदूर खा गए, यानी वो भी ऐसा ही करते रहे। जो भी खर्चा होता वो कारखाने के नाम लिखते, जो आमदनी होती अपनी जेबें भरते गए। तो कारखाना इस तरह से वो भी बर्बाद हो गया। 5 महीने बाद लौट कर आए तो लेना कम था और देना बहुत, फ़ायदा कम था और नुकसान बहुत अधिक। यहाँ भी ताला बंद किया, वो भी बंद किया। पंसारी की थोक दुकान थी, अब इन्होंने पंसारी की दुकान खोल दी, मसाले की। चूरन वाले भगत जी पंसारी की, कोने वाली पंसारी की दुकान पर सीधे जाकर रुकते हैं। वहाँ से नमक और काला नमक और जीरा लेकर के चलते हैं। तो पंसारी यानी कि मसाले की दुकान। तो इन्होंने पंसारी की, मसाले की थोक दुकान कर ली। मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आती और बोरियों जाती, यानी कि ये व्यवसाय भी उनका खूब चला। लेकिन देखो दुर्भाग्य इनका, फिर रुपया बरसने लगा। पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई और पत्नी का सारा जेवर देकर बेचकर जान छूटी। पत्नी का गहना बेचना पड़ा इनको सब लेना देना करने के लिए। खाली तो रह ही नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया। वहाँ भी वही बात हुई, होटल चला, खूब चमका, नाम हुआ और फिर ठप हो गया, फिर बंद हो गया। वहाँ से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। अब यहाँ से एक बीमा एजेंट कंपनी में गए, वहाँ भी खूब नाम चमका। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार निकाल लिया। दोनों खूब चले पर चल कर टिके नहीं, चले ही गए। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब चमकें धीमी पड़ गई, यानी बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली इनको। एक बार तो ऐसी हवा बंधी, यानी कि इनका नाम इतना चमक गया कि गांठ बंध गई, यानी कि इनकी पैठ जम गई। पर फिर वे ही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई, फिर वही सारी विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत हालात शुरू हो गए और कंपनी में ताला पड़ा। मेरे मित्र अब एक पुस्तक प्रकाशक थे।
बाज़ार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, पूरे बाज़ार में उन्हीं की पुस्तकें थी, धूम थी उनके नाम की, खूब जोर रहे, बहुत अधिक नाम कमाया, देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया, संप्रदाय विशेष के लोगों ने, नाम नहीं दिया गया है, और जाने कितने दिन बंदी रहे बेचारे, जाने कैसे बचे और कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता कि ये सज्जन कितने अद्भुत है, कि इतनी अद्भुत क्यों लगे लेखक को वो सज्जन कौशल जी, कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। अब देखिए एक दूसरे मित्र की बात बताते हैं लेखक। एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी 2 मोटरें, 2 गाड़ियाँ बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाज़ार में नहीं था। एक दिन बहुत ऊबे हुए मेरे पास आकर बोले, बहुत ऊब गए थे वो उन गाड़ियों से, कि तो भाई साहब जितने में बिकती है उतने में बेच दें, पर ये मामला निपटा दें, क्योंकि वो उस किस्से को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते थे। मैंने कहा मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ? तो बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि ये मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ, यानी कि फ्रेश स्टार्ट यानी कि नया ताज़ा आरंभ, यानी मैं नई शुरुआत करूँ नए जोश और नए उत्साह के साथ, जिससे कि नई स्फूर्ति मिले मुझे और मेरे काम में नई ताजगी उत्पन्न हो। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट। इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक नई ताजगी, एक तेज़ी, एक स्फुरन लिए आता है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौन? कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, ऊबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य, बिल्कुल प्रश्न बनता है यहाँ पर, कौशल जी कौन थे और उनकी अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य था। तो कौशल जी लेखक के मित्र थे, प्रश्न लिखेंगे बिल्कुल आप ये। कौशल जी लेखक के मित्र थे और उनकी अपराजित वृत्ति का रहस्य था नया ताज़ा आरंभ, यानी वे हर बार हर व्यवसाय में वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। तो मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है, बिल्कुल ये आपके प्रश्न है कि हमारे प्रति क्या अधिकार है। तो देखिए मेरे प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, यानी हारना भी मनुष्य का अधिकार है। ज़रूरी नहीं कि हर कदम पर वो जीते, सफलता प्राप्त करे, आवश्यक नहीं। मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं, ये मेरा अधिकार है कि मैं कभी हार भी सकता हूं, थक भी सकता हूं, गिर भी सकता हूं और भटकूं भी, भूल भटक भी सकता हूं, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमता ही ना फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, यानी कि फिर से अपने काम पर लग जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कोई कर्तव्य है। आई बात समझ में? तो अब देखें, बात करते हैं हम प्रश्नों की। हमारे प्रति क्या अधिकार है, अभी बताया, और बिल्कुल उसका उत्तर भी यही कि हमारे प्रति ये अधिकार है कि यदि हम हार जाएं तो हार कर भागे नहीं, यदि थक जाए तो थक कर बैठे न रहे, यदि गिर जाए तो गिरे ही न रहे, उठकर चलें भी, यदि अपने जीवन में और भूल करें तो भूल और भ्रम में ही न फंसे रहें। शीघ्र क्या करें? रास्ता तलाश कर उस पर चलने लगे, सही रास्ता तलाश कर। डरना, थकना, गिरना, भूल करना मनुष्य के नाते स्वाभाविक है और ऐसा होना असंभव नहीं है। तो हमारा यह अधिकार है कि हम अपनी कमियों को देखें, उनमें सुधार करें, हम कभी निराश ना हों और अपना काम करते रहें। एक काम रुकने पर नया काम आरंभ करूं, नया स्टार्ट करूं, क्योंकि रुक जाना क्या है?
मृत्यु है। अब देखें अपन ऊपर एक प्रश्न अति लघुतरात्मक में कौशल जी, हाँ, लेखक के मित्र श्री कौशल जी की अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य था? नया ताज़ा आरंभ, वे हारे किंतु हार कर रुके नहीं। कौशल जी का प्रेस क्यों फेल हो गया? क्योंकि साजी बड़ा चतुर था, समझदार था, तो कर्जा प्रेस के नाम लिखता गया और आमदनी अपने नाम, इसीलिए प्रेस फेल हो गया। ठीक है, देखो कौशल जी ने कौन कौन से व्यवसाय किए हमने बात की है। बिल्कुल शेख शादी वाली कथा से लेकर क्या समझाना चाहता है ये बात हो गई। हमारे प्रति क्या अधिकार है, बिल्कुल ये भी हो गया। तो अब देखिए हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो देखें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यहाँ वो है फ्रेश स्टार्ट का क्या तात्पर्य है? सिंहल साहब फ्रेश स्टार्ट क्यों लेना चाहते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखें आप और लिख देखें। फ्रेश स्टार्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ताज़ा नया आरंभ। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी असफलता से दुखी और निराश ना हो, वह नया काम आरंभ करके और लगन के साथ उसमें जुट जाए। लेखक के एक मित्र थे श्री सिंहल, उनका एक कारखाना था। परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनको कारखाना बंद करना पड़ा। वह लेखक के पास आए और उससे सहयोग चाहा। वह चाहते थे कि लेखक उनकी 2 मोटरों को बिकवाने में सहायता करें। मोटरों को बेचकर वो कारखाने के मामले से मुक्त होना चाहते थे जिससे कि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। अब देखें एक प्रश्न और, मनुष्य स्वयं को ही सुधार सकता है, दूसरों को सुधारने की बातें करना क्या है? बेईमानी है। मैं और मैं पाठ के आधार पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, विचार प्रकट कीजिए। तो देखें मैं और मैं पाठ का शीर्षक क्या बताता है कि मनुष्य को केवल अपने संबंध में ही सोचने का अधिकार है, लेकिन वह सदा से दूसरों के विषय में सोचता रहा है। विशेषतः जब दोष देखने का समय होता है तो मनुष्य दूसरों के दोष तो दिखाई मनुष्य को देते हैं परंतु अपने नहीं। तो मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। मनुष्य अपने को ही सुधार सकता है, दूसरों को सुधारने की बात करना बेकार है, निरर्थक है। यदि वह स्वयं सुधर जाएगा तो दूसरे उसे देखकर स्वयं ही सुधर जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। मैं और मैं निबंध की विशेषताएं जो है उसके बारे में लिखे। तो निबंध की क्या विशेषताएं हैं? तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टि से हम देखते हैं। तो भाव पक्ष की हम बात करें तो इस निबंध में मनुष्य को अपने दोष न देखने, अपने बारे में न सोचने की कमजोरी के बारे में बताया गया है। मनुष्य को अपने बारे में सोचने का अधिकार है, उसको अच्छे काम करने चाहिए, उनको देखकर दूसरे भी वैसा ही करेंगे और उनके दोष भी दूर हो जाएंगे। फिर कला पक्ष की हम बात करें तो देखिए ये एक ललित निबंध है। मैं और मैं एक ललित निबंध है। ललित निबंध में क्या होता है कि विषय वस्तु की अपेक्षा उसका शिल्प यानी उसकी कला और वाक्यों की संरचना आकर्षक होती है। सूक्ति कथन शैली, सूक्ति यानी सूक्तियों का प्रयोग होता है, इस निबंध की विशेषता है। बिल्कुल निबंध का प्रारंभ 2 मित्रों के व्यंग्य विनोदपूर्ण वार्तालाप से होता है और उसका अंत गंभीर चिंतनपूर्ण विचारों के साथ होता है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं आदि। अब देखो प्रश्न ये भी बनता है कि मैं और मैं निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न भी आ जाए तो बिल्कुल आसान है कि मैं और मैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने मनुष्य की कुछ स्वाभाविक भावनाओं और कमजोरियों के बारे में बताया है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है और उसमें कमियां देखता है, स्वयं उच्च होने के गर्व से फूला रहता है और उनको नीचा समझ करके उनसे घृणा करता है। ये घृणा की भावना ही उसका ही सबसे अधिक अनिष्ट करती है। मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने ही बारे में सोचे,
वह अच्छे काम करे जिससे दूसरे लोग उससे प्रेरित हों। मनुष्य को अधिकार है कि वह हार जाए, गिर जाए, थक जाए, भूल करे, परंतु उसका ये कर्तव्य भी है कि वो हार कर भागे नहीं, गिर कर गिरा ही ना रहे, थक कर बैठा ही ना रहे। वह सामना करे, उठे, चले, और चलना और काम करना ही जीवन है। रुक जाना मृत्यु, जबकि मरने से पहले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये प्रश्न तो आपके हो गया ही है कि कौशल जी कौन थे, उनकी अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य था। या प्रश्न आ जाए कि कौशल जी कौन थे, उनका क्या रहस्य था। या प्रश्न ये आ जाए कि कौशल जी एक काम में असफल होने पर तुरंत दूसरे काम में लग जाते थे, उनकी इस कार्यशीलता का क्या रहस्य था, आपकी समझ में क्या रहस्य आपकी समझ में आता है। तो देखिए, कौशल जी की कार्यशीलता अटूट थी। वह एक छोड़ दूसरे काम में लग जाते थे। अनेक असफलताओं के बाद भी वो निराश नहीं हुए थे। उनकी कार्यशीलता का रहस्य यही था कि विपरीत स्थिति में भी वो निराश नहीं होते थे। उनका अपने ऊपर विश्वास डगमगाता नहीं था। वह अपनी पूरी ऊर्जा का संग्रह कर उसको किसी नए कार्य में लगा देते थे। प्रत्येक बार फ्रेश स्टार्ट अर्थात ताज़ा नया आरंभ करने में उनका विश्वास था। जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कठिन परिस्थिति में भी निराश न होना और नए सिरे से काम का आरंभ करना ही कौशल जी की कर्मशीलता के अटूट रहने का रहस्य है, जो हमें बड़ी प्रेरणा देता है। तो देखो, लेखक ने कहा है कि रुक जाना ही मृत्यु है, तो आपके अनुसार जीवन क्या है? लेखक के अनुसार रुक जाना मृत्यु है, तो मेरे अनुसार न रुकना यानी चलते जाना ही जीवन है। तो चलते रहने का नाम जीवन है। रात दिन चलते रहो, रुको नहीं। तो भगवान बुद्ध ने भी भिक्षुओं से कहा था, चरे वेती यानी निरंतर चलते रहो, भ्रमण करते रहो, यही जीवन है। आई बात समझ में? तो देखिए, इसी के साथ हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक जो है वो समाप्त होती है। से आगे पढ़ेंगे हम अगली पुस्तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।